हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर का जो वीडियो है ये दोबारा से जो है हमने शुरू कर दिया है। आज इसका 8वां जो है हमारा लेक्चर है, 8वां पार्ट है। इससे पहले 7 अन्य पार्ट में ले चुका हूँ, नहीं देखे हैं जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, उस प्लेलिस्ट में जो है आपको प्रीवियस जो हमारे पार्ट है इसके वो मिल जाएंगे। ठीक है, 8वां वीडियो जो है आते आते थोड़ी देर होगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। काफ़ी जो है समय का अंतराल बीच में पड़ गया कुछ हेल्थ इशू की वजह से। तो अब से जो है डेली हम इसे डिस्कस किया करेंगे। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं, डेली जो है 9 PM शाम को जो है 9 बजे हमारी ये क्लास होती थी, जो कि अब रेगुलर होगी आज के बाद। ठीक है, अब जो है डेली 9 बजे आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर का एक वीडियो जरूर मिलेगा। तो जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिएगा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, आकाश में वापस जाने वाली विकिरण की परावर्तित मात्रा कहलाती है। तो यानी कुछ एक अमाउंट ऑफ रेडिएशन आती है आकाश से, ठीक है, सन से जो है कुछ एक अमाउंट ऑफ रेडिएशन आती है पृथ्वी के ऊपर और फिर रिफ्लेक्ट होकर जाती है आकाश में। तो इसका जो डिफरेंस है इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है एल्बिडो के नाम से, पृथ्वी का एल्बिडो। ठीक है, एल्बिडो ऑफ अर्थ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पृथ्वी जो है ऑप्शन में नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आपको एल्बिडो दिया होगा तो आप उसके ऊपर टिक करोगे। ठीक है, इसका PDF के लिए मैं बता दूं, कुछ एक बच्चों ने जो है मैसेज किए, मैसेज बहुत सारे आए थे। जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर रहेंगे उनकी PDF जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो मेरे को जो मेरा बिजनेस अकाउंट है व्हाट्सएप, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे बहुत सारे मैसेज आए थे, तो मैं धीरे धीरे करके जो है आपको पेपर जो है सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि बहुत सारा एक तो बीच में गैप पड़ गया था, उसकी वजह से जो है बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं। तो मैं जो है आपको कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराने की। ठीक है, पेशेंस रखिएगा थोड़ी सी। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट है 131। ठीक है, पहले इससे देख लीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी अमाउंट ऑफ रेडिएशन आती है उसके बाद रिफ्लेक्ट होती है, उसे किस नाम के जाना जाता है, जो उनकी परावर्तित मात्रा होती है। ठीक है, जो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्टेड अमाउंट होती है रेडिएशन की, उसे एल्बिडो ऑफ अर्थ के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी से UV रेज भी आती है जिससे हमारी ओजोन लेयर जो है वो रक्षा करती है। ठीक है, ओजोन लेयर जो कि आपकी समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, ये हमारी UV रेज से रक्षा करती है, जो कि जनरेट होती है किससे, सूर्य से। और यहाँ पे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सर्वाधिक गहराई वाला महासागर कौन सा है, तो इसे जो है मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, 3 स्टार इसको दे रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसे आपने जो है लिख लेना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है रिपीट हुआ है क्वेश्चन। जितने भी हमने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए हैं सब में ये क्वेश्चन जो है रिपीट होता है डायरेक्टली, ऑप्शन भी सेम टू सेम ही जो है एग्जामिनर चेप देता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन नंबर B। अब क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं यहाँ से देखिए, पैसिफिक जो ओशियन है, प्रशांत जो महासागर है, इसके नाम से ही पता लग रहा है प्रशांत यानी कि बड़ा। ठीक है, तो प्रशांत महासागर ये सबसे ग्रेटेस्ट ओशियन है, सबसे गहराई वाला महासागर है। इसी के अंदर जो है एक गर्त है यानी गड्ढा है, जिसे हम कहते हैं मैरियाना गर्त, मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त जो है इसे हम हिंदी में कहते हैं। गड्ढे का मतलब है यानी नीचे की तरफ धंसा हुआ। जैसे पृथ्वी है हमारी, तो पृथ्वी पे एक तो हाईएस्ट पॉइंट है क्या, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, सबसे ऊंचा पॉइंट जो है वो है माउंट एवरेस्ट। तो कहीं ना कहीं जो है सबसे नीचा पॉइंट भी होगा, तो नीचा पॉइंट जो है ये इसी प्रशांत महासागर के अंदर है, जिसे हम कहते हैं मैरियाना गर्त। इसकी जो गहराई है वो 11,022 मीटर के आसपास है, और जो आपका माउंट एवरेस्ट है इसकी 8,848 मीटर के आसपास है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जाता है। डिफरेंस किस तरीके से पूछा जाता है कि पृथ्वी की ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई का जो अंतर है वो कितना है। ठीक है, तो ये लगभग बन जाता है आपका 20 किलोमीटर का, यानी पृथ्वी की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट और जो सबसे गहरा गड्ढा है इसे हम कहते हैं मैरियाना ट्रेंच, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो लगभग 20 किलोमीटर का है। तो इस तरीके से भी जो है क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन आपको बताना है स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ये है वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर बन जाएगा D। ठीक है, वेटिकन सिटी। सिटी देख के यहाँ पे कुछ एक बच्चे जो है इसको टिक नहीं करते, जिन्होंने नहीं पढ़ा होता कि ये तो एक शहर है, जबकि यहाँ पे वर्ल्ड की बात की जा रही है। तो आपको याद करना है ये कंट्री है यूरोप के अंदर। ठीक है, इसके जो है कॉन्टिनेंट भी पूछा जाता है, तो यूरोप के अंदर है वेटिकन सिटी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे एक चर्च है, चर्च घूमते घूमते जो है देश ही खत्म हो जाता है। तो कहाँ पे है ये है आपकी यूरोप के अंदर। अगर आपसे पूछे कि एरिया वाइज सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है, तो रसिया। ठीक है, ये भी रिपीट होता है, एरिया वाइज सबसे बड़ा जो
देश है वो कौन सा है, वो है रसिया। अच्छा, पैलाजिक मछलियाँ कहाँ पाई जाती है? तो पैलाजिक जो मछलियाँ होती है ये आपकी या तो ओपन ओशियंस में पाई जाएंगी या फिर लेक्स के अंदर, यानी कि झीलों के अंदर। कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है, हिमाचल में भी काफ़ी सारी मछलियाँ हैं। महाशीर मछली होगी आपकी, ट्राउट मछली। ट्राउट मछली से आपको याद करना है, ट्राउट जो मछली है इससे पूछा जाता है कि कौन से देश से जो है ऑक्युपाई की है हमने, कौन से देश से ली है। ठीक है, तो इसे जो हमने नॉर्वे से अडॉप्ट किया है, नॉर्वे से। कहाँ से ली गई है? ये नॉर्वे से ली गई है। और हिमाचल प्रदेश में ही एशिया का सबसे बड़ा जो फिश ब्रीडिंग फार्म है, यानी मछलियों का जो है उत्पादन फार्म है, वो कहाँ पे है? वो है देवली, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे? बिलासपुर के अंदर। कहाँ में है ये है बिलासपुर देवली के अंदर। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पे मछली प्रजनन फार्म एशिया का सबसे बड़ा। नेक्स्ट देखिए, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, उत्पादक जो सबसे बड़ा है वो है आपका मैक्सिको। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ये बेसिकली लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट देखिए, नीदरलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, नेशनल सिंबल ऑफ नीदरलैंड। तो नीदरलैंड का जो राष्ट्रीय सिंबल है वो है ट्यूलिप। ऑप्शन नंबर ए। ट्यूलिप जो है इसका नेशनल सिंबल बन जाता है। ट्यूलिप बेसिकली एक फ्लावर है। ये क्या है? फ्लावर है। भारत से आपको क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली कि भारत का पहला जो है ट्यूलिप जो गार्डन है वो लोकेटेड है कहाँ पे? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। और अभी सेकंड जो इनोग्रेंट हुआ है वो हुआ है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के अंदर। कहाँ पे? पिथौरागढ़ में, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे? उत्तराखंड में। भारत का सेकंड जो ट्यूलिप गार्डन। इसके साथ साथ आपको नीदरलैंड की जो कैपिटल है वो याद करनी है। एम्स्टर्डम जो है इसकी कैपिटल है। और यहीं पे लोकेटेड है आपका इसके हेग, यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे आपका इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो उच्च न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो लोकेटेड है कहाँ पे? हेग में, जो कि लोकेटेड है आपका नीदरलैंड के अंदर। ठीक है, इसकी कैपिटल जो है आपकी जो पुलिस या फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम है वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, वहाँ से पूछी जाती है। तो एम्स्टर्डम जो है इसकी कैपिटल है। ये जेल वार्डर का जो प्रीवियस पेपर था उसमें इसकी जो कैपिटल है वो पूछी गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। तो इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, 5 स्टार इसको दे रहा हूँ क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है उनमें। तो जो दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है उसका नाम है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चन को आपने जो है लिख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन है और डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, यहीं पे जो है इसकी कैपिटल है कहाँ पे? जकार्ता के अंदर। इसकी कैपिटल कहाँ पे है? जकार्ता में है, जहाँ पे काफ़ी सारे हेडक्वार्टर है। क्या आप मुझे बता सकते हो कौन कौन से हेडक्वार्टर है जकार्ता के अंदर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट है कौन सा जलडमरू मध्य, यानी कि जो स्टेट है वो भारत को श्रीलंका से पृथक करता है, यानी अलग करता है। ठीक है, इंडिया को सेपरेट करता है। कौन सी स्टेट? ये करती है पाक स्टेट। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। पाक जलडमरू मध्य। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में यहाँ पे यहीं पे है क्या? एडम्स पुल। ठीक है, एडम्स पुल या आदम का पुल जिसे हम कहते हैं, ये यहीं पे लोकेटेड है। ये अलग करता है किसको? भारत को श्रीलंका से। नेक्स्ट देखते हैं हम, जल्दी जल्दी जो है हम इन्हें सॉल्व करेंगे। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। दमन और गोवा के बीच का जो पश्चिमी तट है वो क्या कहलाता है? ठीक है, जो वेस्टर्न तट है आपका ये गोवा से लेके दमन के बीच का, इसे हम कहते हैं कोंकण तट। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 3 तट जो है ये मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप, एक कोंकण तट यहाँ पे देखिएगा दमन से लेके यहाँ नीचे तक है आपका, एक कर्नाटका के लेके। ठीक है, गोवा भी बीच में आ गया लेकिन कर्नाटका का जो एंड है यहाँ तक आता है कोंकण तट। ठीक है, वहीं से शुरू होता है आपका मालाबार तट जो कि केरला के नीचे तक जाता है। ठीक है, तमिलनाडु के लास्ट पॉइंट तक मालाबार तट जो कि कर्नाटका के एंड पॉइंट से लेके, ठीक है, केरला को कवर करते हुए तमिलनाडु के एंड पॉइंट तक। और यहीं से जो है दूसरी साइड को तमिलनाडु से लेके ऊपर आपके आंध्र प्रदेश के मिडल तक। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मध्य तक ये आता है आपका कौन सा? कोरोमंडल तट। ठीक है, इन तीनों तटों के बारे में जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे अब। नेक्स्ट है ओडिशनी किसकी सहायक नदी है? तो ओडिशन जो है ये आपकी सहायक नदी है किसकी? नर्मदा की। ऑप्शन नंबर सी। नर्मदा जो रिवर वैली सिस्टम है, ठीक है, जो नदी घाटी सिस्टम है नर्मदा का, यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनते हैं। तो आप डायरेक्टली जो है एक टॉपिक या नर्मदा नदी सिस्टम
नर्मदा नदी सिस्टम जो है डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। इसका जो पर्टिकुलर एक टॉपिक है, नर्मदा कहाँ से जो है निकलती है, और अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, किस दिशा में जाती है, इसकी लंबाई क्या है, इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, पूरा जो है एक आप इसका डीपली वीडियो देख लीजिएगा। इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। तो यहाँ पे देखिए अभी कुछ एक दिन पहले जो प्रीवियस पेपर हुए थे अभी जनवरी फरवरी में 2021 में, उनमें पूछा गया था कि इसके किनारे जो है अभी एक मूर्ति बनी है, ठीक है, सरदार पटेल की, तो उसके बारे में पूछा गया था। तो काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। मैं अपनी तरफ से भी कोशिश करूंगा आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूं नर्मदा नदी सिस्टम के ऊपर जल्दी से जल्दी, लेकिन उससे पहले आप जो है यूट्यूब से देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो है। आपको सिर्फ एजुकेशन से मतलब है, जहाँ मर्जी से आपको मिले, लेकिन आपको जो है एक जो है टॉपिक वाइज, ठीक है, एक जो है वैल्यू ऑफ एजुकेशन लेनी है, ठीक है, ज़्यादा कचरा नहीं भरना है दिमाग में, सिर्फ वही पढ़ना है टू द पॉइंट जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे 140, निम्नलिखित में से कौन सा बांध या परियोजना गुजरात में स्थित नहीं है, ठीक है, गुजरात के अंदर कौन सी जो परियोजना है वो स्थित नहीं है, तो ये तवा जो परियोजना है लोकेटेड है कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर। तवा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। काकरापारा उकाई हाइड्रो जो प्रोजेक्ट है आपका, और माही, ये तीनों लोकेटेड है कहाँ पे, ये लोकेटेड है गुजरात के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। 141 क्वेश्चन नंबर 141, इसको जो है 5 स्टार दूँ 6 स्टार दूँ, तो इस टॉपिक को जो भी हमारी DPSP है या फिर भारत का जो संविधान है उसका जो चौथा भाग है, पार्ट 4 है, इसके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है। अगर आपने अभी तक बुक नहीं खोली है तो मेन टॉपिक मैं आपको करवाता रहता हूँ, ठीक है, मैं मेन जो भी टॉपिक रहते हैं मैं एंड में एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो भी आपके HPGK के रहेंगे या मोस्ट ऑफ द इंडिया GK के रहेंगे, जहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, जो भी एग्जामिनर एग्ज़ाम लेता है, जो भी आपने एग्ज़ाम देखा होगा, तो उसे जो है 50, 30 और 20 के रेशो में जो है डिवाइड किया जाता है एग्ज़ाम को। अगर आप कभी डीपली एनालाइज करोगे तो उसे जो है 50, 30 और 20 के रेशो में जो है एग्ज़ाम को एनालाइज किया जाएगा। 50% क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान रहते हैं, ईजी रहते हैं, और उसके बाद जो है 30% क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट लेवल के रहते हैं, और 20% जो है हार्ड रहता है। तो 50% जो है सभी को आते हैं, और मॉडरेट जो लेवल होता है 30% जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यही आपकी मेरिट डिसाइड करते हैं, यही आपकी जॉब डिसाइड करते हैं। तो ये आपको जो है इन्हीं के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे मॉडरेट लेवल के, जहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, यहीं पे जो है मार्क आ जाते हैं। क्योंकि हार्ड पे अगर आप जाओगे, ठीक है, तो हार्ड जो है सिर्फ कितने हैं 20%, लेकिन 80% आपका मॉडरेट और इजी से कवर हो रहा है, तो आपको 80% पे ज़्यादा जो है फोकस करना है। तो मैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, वो चाहे आपके हिमाचल GK के हो, इंडिया GK के हो, या फिर आपके रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, ठीक है, मैं कुछ एक वेबसाइट्स भी आपको बताऊँगा इंग्लिश के लिए कि इंग्लिश आपको कहाँ से करनी है। तो लास्ट में जो हम एक वीडियो बना देंगे इसके ऊपर भी, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, क्योंकि कुछ एक बच्चे जो है कंपनी में काम करते हैं या कोई पार्ट टाइम कहीं और जॉब करता है, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो टाइम ना वेस्ट करते हैं यहाँ पे। तो जो पार्ट 4 है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का, किसके साथ डील करता है, DPSP के साथ डील करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से, जो कि लिए गए हैं कहाँ से, आयरलैंड से। कहाँ से लिए हैं हमने, आयरलैंड से लिए हैं। इन्हें अब जो है हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है इन्हें फाइट नहीं कर सकते, यानी इनके लिए जो है हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, इनके लिए नहीं लड़ सकते, जबकि हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनके लिए जो है हम सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। वो संरक्षक होता है हमारे, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मास्टर प्लान कब अनुमोदित हुआ था, ठीक है। तो मास्टर प्लान जो NCR का था, नेशनल कैपिटल रीजन का, 1962 में आया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में राष्ट्रपति चयनित होता है, तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो चयनित किसके द्वारा होता है, एकल जो आपकी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है उसके द्वारा। अभी करंट टाइम में कौन है हमारे राष्ट्रपति, रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जो है अभी करंट टाइम में भारत के राष्ट्रपति है। भारत का जो फर्स्ट सिटीजन होता है, यानी पहला जो नागरिक होता है, वो भी राष्ट्रपति होता है। तो क्या राष्ट्रपति सर्वोपरि होता है, नहीं, ठीक है। भारत में जो सबसे ऊंचा पद है, सबसे हाईएस्ट पे रखा गया है, वो क्या है, भारत का संविधान, ठीक है। भारत के संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो लोकसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये ऑपोजिशन में लड़ी थी, जो प्रेसिडेंट के आपके इलेक्शन हुए थे उसमें रामनाथ कोविंद के जो ऑपोजिट में खड़ी हुई थी वो मीरा कुमार ही थी, जो कि
भारत की पहली लोकसभा की वुमेन स्पीकर थी। अच्छा, मैन स्पीकर की बात करें तो इसके बारे में भी जब बार बार पूछा जाता है तो जीवी मावलंकर जो थे वो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट है लिब्रान आयोग संबंधित है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है आने वाले एग्जाम में। लिब्रान जो कमीशन था ये रिलेटेड था किससे? बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था, ठीक है, उसके डिमोलिशन से रिलेटेड था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 147 भारत में दशमलव यानी डेसिमल जो क्वाइनेज सिस्टम था वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो 1957 में। ठीक है, भारत जो अब हमारा भारत है आज़ाद हुआ था 1947 में, 1947 में आज़ाद हुआ था। तो उस समय जो है हमारे जो भी पैसे होते थे, ठीक है, हमने सुना है बचपन में आना चलता था, यानी 1 रुपया जो था वो कितने रुपए के बराबर, वो कितने आने के बराबर था? 16 आना। वो कितने के बराबर था? पहले आना, चवन्नी, ठीक है, अठन्नी, इस तरीके से हिसाब चलता था। तो 1 रुपये को जो है 16 आने के बराबर बोलते थे, ठीक है। तो उसके बाद जो है 1957 में जाके जो है डेसिमल सिस्टम चला, यानी कि 25 पैसा, 30 पैसा, ठीक है। तो ये जो है 1957 में जाके चला, उससे पहले जो है आनों में चलता था हमारा, 1 रुपये में 16 आने होते थे। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है, जो बैंकों को रेगुलेट करता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। मुंबई इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी आरबीआई के जो करंट टाइम में गवर्नर है उनसे भी पूछा जाता है, गवर्नर जो है करंट टाइम में कौन है? तो शक्तिकांत दास जो है अभी करंट टाइम में गवर्नर है, जिसे अपॉइंट करता है कौन? तो इसे अपॉइंट करता है भारतीय सरकार, ठीक है, भारतीय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो है इसे अपॉइंट किया जाता है। आरबीआई बेसिकली जो है जो भी हमारे छोटे बैंक होते हैं, ठीक है, अन्य बैंक होते हैं, उन्हें रेगुलेट करता है, उसे रेगुलेट करने का काम होता है। जैसे हमारे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में है एचपी बोस, हमारा स्कूल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, ठीक है, उसके अंदर क्या आते हैं? उसके अंदर विभिन्न तरह के स्कूल आते हैं। तो उसी तरह से जो है आरबीआई है, उसके अंडर जो है सारे बैंक आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट है कैलकर कार्य दल अनुसंधान, ठीक है, कैलकर जो टास्क फोर्स थी वो किससे एसोसिएटेड थी? ये टैक्स सिस्टम से। ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा यहाँ पे बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक हेल्प कंट्रीज विद द लोन फॉर द पर्पज ऑफ। आपने सुना होगा वर्ल्ड बैंक से बहुत सारे लोन दिए जाते हैं, कभी इंडिया को, कभी किसी देश को, ठीक है। इवन जो हमारी स्टेट्स है वो भी लोन देती है, जैसे छत्तीसगढ़ को अभी जो है चिराग करके एक प्रोजेक्ट है वहाँ का, उसके लिए लोन दिया गया। तो इसका जो पर्पस होता है वर्ल्ड बैंक का लोन देने का, वो किसके बेसिस पे होता है? इसका जो बेसिस होता है वो होता है रिकन्स्ट्रक्शन और डेवलपमेंट और रिकन्स्ट्रक्शन को रिलेटेड जो है उसको दायरे में रखते हुए जो है वर्ल्ड बैंक लोन देता है। वर्ल्ड बैंक और इसके साथ साथ आपको याद करना है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी के अंदर। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट है एक फोटोग्राफ की ओर देखकर एक व्यक्ति कहता है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, ठीक है, फोटोग्राफ है, उसकी तरफ देख के एक व्यक्ति कहता है कि मेरा कोई भाई और मेरा कोई बहन नहीं है, परंतु उस व्यक्ति के पिता मेरे पिता के पुत्र है। परंतु उस व्यक्ति के पिता जो है मेरे पिता के पुत्र है। वह व्यक्ति किसका फोटोग्राफ देख रहा है? तो उसके पुत्र का फोटोग्राफ देख रहा है। ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 152, ये कह रहा है अगर 165 135 इसको लिखा जाता है पीस, और तो 12 15 और 2 2 5 को जो है किससे रिलेटेड लिखा जाएगा? अच्छा, यहाँ पे देखिएगा इन्होंने जो है कोडिंग लिख रखी है यहाँ पे, पी को हम क्या लिखते हैं? 16, ठीक है, और ई को लिखते हैं हम 5, ए को लिखते हैं 1, सी को लिखते हैं 3 और ई को फिर से 5, ठीक है। तो इसी तरीके से जो देखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन जो है आपके वो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन में जो है वर्ड जो है दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं? 4, लीड, लव, लूप या ऑरा। तो यहाँ पे देखिएगा अब जो है 4 में डिवाइड करना है हमने यहाँ पे, तो हम देखेंगे एल जो है सब में कॉमन है, ठीक है, 3 में कॉमन है, तो एल यानी फर्स्ट में एल ही आएगा। तो 12 पे हम एल आता है तो 12 हम रख के देखते हैं, 12 पे एल आ गया। उसके बाद अगर हम 15 पे देखें तो 15 पे आता है आपका ओ, ठीक है, 15 पे आता है ओ। उसके बाद देखें अगर हम 22 से आता है विक्ट्री, बिफोर विक्ट्री, ठीक है, विक्ट्री आती है 22 पे। उसके बाद 5 पे आता है आपका ई यानी लव, ठीक है। तो 12 15 और 22 5 इसका जो कोड होगा वो होगा लव। इसका कोड वर्ड क्या हो जाएगा? इसका कोड वर्ड हो जाएगा लव। नेक्स्ट देखिएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्ध, ठीक है, उसका जो द्वितीय अर्ध है
हाफ है, सेकंड हाफ है, उसके उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर ज्ञात कीजिएगा। अच्छा देखिएगा, 2 क्रम होते हैं जब भी हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट शुरू करते हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज़ का भी टॉपिक आप कवर कर लीजिएगा रीजनिंग के लिए, यहाँ से भी रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन। तो जब भी हम ABC लिखते हैं, ठीक है, बेसिकली इन रीजनिंग में जब भी ABC लिखी जाती है तो उसमें 2 टर्मों में लिखी जाती है, उसके 2 हाफ किए जाते हैं, A से लेके M तक और फिर N से लेके Z तक। अभी कह रहा है कि अगर उसका जो सेकंड हाफ है उसे उल्टा लिख दिया जाए, यानी A से लेके M तक तो हमने लिख दी, लेकिन उसके बाद जो है उसका जो सेकंड हाफ है उसे उल्टा कर दिया जाए, यानी Z से लेके दोबारा जो है N तक किया जाए, ठीक है। यानी पहले यहाँ N आना था, लास्ट में आना था Z, लेकिन ये कह रहा है उल्टा कर दिया जाए। अब कह रहा है दाएं से 15वां अक्षर ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। तो दाएं से 15वां अक्षर हम अगर ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 27 - 15 12 पे कौन सा आएगा आपका L। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बन जाएगा A जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में औद्योगिक केंद्र नहीं है, ठीक है। इंडस्ट्रियल जो हमारी मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज है, ठीक है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है, BBN करके, बद्दी बरोटीवाला नालागढ़, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फेमस जो है इंडस्ट्रियल एरिया है सोलन का। तो अर्की जो है, अर्की जो कि एक तहसील है, इसमें जो है कोई इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, बाकी परमाणु, बरोटीवाला और सोलन, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल एरियाज़ है आपके सोलन डिस्ट्रिक्ट के। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज है सोलन में, लेकिन जब भी आपसे जो है माइक्रो स्केल इंडस्ट्री की बात करेगा, ठीक है, लघु स्तरीय जो इंडस्ट्रीज़ है, उद्योगों की बात करेगा, तो आपको जो है कांगड़ा के ऊपर टिक करना है, ठीक है। इनमें भी काफ़ी क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन कि लघु स्तरीय जो इंडस्ट्रीज़ है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो लोकेटेड है सबसे ज़्यादा कांगड़ा के अंदर। लेकिन अगर डायरेक्टली इंडस्ट्री से ही क्वेश्चन आएगी सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो सोलन आपको टिक करना है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की पश्चिमी पहाड़ियों में प्रवेश करने वाली दूसरी जाति कौन सी थी, तो ये थे किरात। ऑप्शन नंबर बन जाएगा D, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सी थी, इसका भी जो है कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर दोगे। मैंने 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, आप 2-3 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे जो भी मैं पूछता हूं उनके आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हें जरूर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल, तो फर्स्ट गवर्नर कौन थे, ये थे S चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर B जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ये गवर्नर की बात की जा रही है, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात की जाएगी बाहर हिमाचल प्रदेश के पहले जो है उपराज्यपाल, तो ये थे आपके कौन, लेफ्टिनेंट जनरल हिम्मत सिंह, ठीक है। जो अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें, उपराज्यपाल की बात करेगा तो हिम्मत सिंह आएगा। अगर डायरेक्टली गवर्नर की बात करेगा तो आपके जो है S चक्रवर्ती आएगा, ठीक है। अभी करंट टाइम में कौन है हमारे गवर्नर, बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, ब्रिटिश सरकार द्वारा सिरमौर के राजा अमर प्रकाश को निम्न में से कौन सी उपाधि नहीं प्रदान की गई थी। नहीं की बात कर रहा है तो एम्बेसडर ऑफ द हाइनेस के नाम से जो है इसे नहीं जाना जाता था। बाकी महाराजा, लेफ्टिनेंट कर्नल के CIF के नाम से जो है उपाधियां दी गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा, जो कि सिरमौर के राजा थे अमर प्रकाश। नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध लुहणु ग्राउंड कहाँ स्थित है, तो लुहणु जो ग्राउंड है ये लोकेटेड है कहाँ पे, ये लोकेटेड है आपका बिलासपुर में। गुरु गोविंद सागर जो लेक है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील इसके किनारे लोकेटेड है आपका लुहणु ग्राउंड, जहाँ पे जो है मेला भी लगता है। ये लोकेटेड है कहाँ पे, बिलासपुर के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, सिंगोला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये लाहौल स्पीति के अंदर है, ठीक है। इसे झांसकर दर्रे के नाम से भी जो है आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में, इसे जो है झांसकर दर्रा भी कहा जाता है ऑप्शन के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा विमानपत्तन, सबसे बड़ा जो है बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये है गग्गल एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर बन जाएगा D, ठीक है। लोकेटेड है कहाँ पे, कांगड़ा के अंदर। गग्गल एयरपोर्ट कहाँ पे है, कांगड़ा के अंदर है। भूंतर आपका कुल्लू के अंदर हो जाएगा, ठीक है। अभी जो है अभी करंट टाइम में एक और एयरपोर्ट बन रहा है हमारा कहाँ पे, मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे, मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बन रहा है हिमाचल प्रदेश का जो नेक्स्ट एयरपोर्ट है वो। नेक्स्ट देखते हैं, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो कि आपके किसी काम के नहीं है, क्योंकि 2018 का पेपर है ये। अब यहाँ पे हम इंग्लिश शुरू कर देते हैं। देखिए, प्रिजनर वाज माउंट डैश अ चेन, द प्रिजनर वाज माउंट डैश अ चेन, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है। द प्रिजनर वाज बाउंड विद अ चेन। ऑप्शन नंबर देखिएगा, मीनिंग ऑफ द इडियम आपके पास मुहावरा दे रखा है, स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन, तो इसका मतलब होता है नीट एंड क्लीन। ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर B जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द वर्ड एक्यूज, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम होगा, इसका जो मतलब होता है वो होता है कि एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। चुप्पी साधे हुए, चुपचाप जो है स्वीकार कर लेना किसी चीज़ को, यानी क्विट सबमिशन। ऑप्शन नंबर D, ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर D। आगे है हिंदी का सेक्शन। हिंदी में जो है आपको दे रखा है आपके पास, इसका प्रत्यय बताना है आपको।
ठीक है। आकू से कौन सा प्रत्यय बनता है, तो आकू यानी प्रत्यय जो होते हैं हमेशा वर्ड के पीछे लगे होते हैं, तो आकू से आलू तो नहीं बनेगा, अल्क भी नहीं बनेगा, लड़ाकू में जो है छोटे ऊ की मात्रा है, तो लड़ाकू जो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, व्युत्पत्ति का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, बी जमा उत्पत्ति, ऑप्शन नंबर ए। निम्न इनमें से एक क्रिया विशेषण कौन सा है, तो धीरे धीरे। धीरे धीरे क्या है, एक क्रिया विशेषण है। तो ये पेपर था, ये आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर का पेपर था, फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर का पेपर था। इसका पोस्ट कोड तो पता नहीं क्या होगा। तो ये पेपर था, और नेक्स्ट भी जो है आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो है प्रोवाइड करा दी जाएंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में आपको जुड़ना पड़ेगा, वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। व्हाट्सएप पे भी जो है, व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे पहले ही बहुत सारे मैसेज आए हैं। तो पहले जिनके मैसेज आ रखे हैं उन्हें जो है प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब जो है जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेंगे हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, जो कि आपके मेंस के एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि आपके वन डे एग्ज़ाम नहीं होते, जिनमें मेंस होता है वो उसमें आपको लिखना पड़ता है, उसके लिए जो भी टॉपिक रहेंगे, करंट के टॉपिक रहेंगे, हिमाचल प्रदेश के कुछ इशू रहेंगे, ठीक है, वो सब हम इसमें डिस्कस करते हुए चलेंगे अब चैनल पे, ठीक है। तो इसकी ग्रोथ को जो है थोड़ा बढ़ाइएगा। मैं भी जो है समय निकाल रहा हूँ अपने टाइम में से कि आपके लिए थोड़ा सा जो है कुछ कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।